हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। हम आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा एमसीक्यूज़ के लिए वो है रेलवे इंजीनियरिंग। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रेलवे के यहाँ से आपके रिवीजन हो जाए। साथ ही साथ जिन बच्चों ने भी रेलवे इंजीनियरिंग को छुआ नहीं है या रिवाइज़ नहीं किया है उनका क्विक रिवीजन बेसिकली एमसीक्यूज़ के थ्रू हो जाए। तो ये पर्टिकुलरली हम पार्ट्स में बनाने वाले हैं एमसीक्यूज़, ताकि मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग की आपको दे सकें। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट इज। इसके लिए आपको पता होना चाहिए फिश प्लेट होती क्या है। फिश प्लेट बेसिकली दो रेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये कहाँ देखी होगी आपने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी इमेज के थ्रू। यहाँ पे देखिएगा, ये दो पर्टिकुलर रेल्स हैं। दिस इज रेल 1, अगेन इसी पे आपकी ट्रेन चलती है, रेल 1, एंड दिस इज रेल नंबर 2, दिस इज रेल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बीच में देखा होगा एक प्लेट सी लगी हुई रहती है जो इन रेल्स को होल्ड कर रही होती है। इसी को फिश प्लेट बोला जाता है और इसी पे आपने बोल्ट्स लगे हुए देखे होंगे। जो ये प्लेट्स लगाई गई हैं इनको फिश प्लेट्स बोला जाता है और जो बोल्ट्स लगाए हैं उनको फिश बोल्ट्स बोला जाता है। तो कितने नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स एक प्रत्येक फिश प्लेट पे होते हैं? ये होते हैं 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक। तो बेसिकली आपको लिस्ट दे रखी है और आपको मैच करना है। शॉवल्स आपके बैलास्ट को हैंडल करने का ही काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। शॉवल्स आपके बैलास्ट को हैंडल करने का ही काम करते हैं, तो ये ऑप्शन तो मेरा सही हो जाता है। रेल गॉज क्रॉस लेवल को वेरीफाई करने का काम नहीं करता है, क्योंकि रेल गॉज का मतलब ही है यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ रेल्स। तो रेल गॉज आपका क्रॉस लेवल्स को वेरीफाई करने का काम नहीं करता है, तो ये मेरा तर्कसंगत नहीं है। टोंग्स रेल को लिफ्ट करने का काम करते हैं, जिम क्रो रेल को बेंड करने का काम करता है। तो बाकी सारे ऑप्शन मेरे सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर। तो इस बेसिकली उसी ने हमसे यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्टली मैच, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आंसर इज बी। देखिए, बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी फॉर अ ब्रॉड गॉज ट्रैक इफ 19 स्लीपर्स आर यूज्ड अंडर द रेल लेंथ। स्लीपर डेंसिटी होता क्या है? आप प्रत्येक रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स लगा रहे हैं उसी को स्लीपर डेंसिटी बोला जाता है। इसका जो नोटेशन होता है इट इज़ n+x। n+x से हम बेसिकली स्लीपर डेंसिटी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्लीपर डेंसिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। प्रत्येक रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर लगाए जाते हैं वही आपकी स्लीपर डेंसिटी है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पर उसने एक रेल लेंथ के लिए ही बोला है। अब ये जो पर्टिकुलर रेल लेंथ होती है ये अलग अलग गॉजेस के लिए, बेसिकली गॉज डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ रेल। ये गॉज डिस्टेंस बड़ा और छोटा होता रहता है। तो अगर ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब लगभग आपका देखेंगे 1 मीटर का है तो ये मीटर गॉज कहलाएगा। 0.732 का है तो ये नैरो गॉज कहलाएगा, है ना। 1.435 लगभग ये डिस्टेंस रहेगा तो ये आपका स्टैंडर्ड गॉज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे आपका इसी तरीके से ब्रॉड गॉज भी है। ब्रॉड मीन्स जिसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ब्रॉड गॉज आपका। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है स्लीपर डेंसिटी का, मतलब हमें ये n+x की वैल्यू निकालनी है, हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट ब्रॉड गॉज के लिए। तो ब्रॉड गॉज के लिए याद रखिएगा जो एक रेल लेंथ होती है, रेल मतलब ये जो रेल आप देख रहे थे, ठीक है ना, इस रेल की जो पर्टिकुलर लेंथ होती है ब्रॉड गॉज के लिए ये होती है लगभग 12.9 मीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 13 मीटर के आसपास ले लेते हैं। तो हम लोग ब्रॉड गॉज के लिए 1 रेल लेंथ मानते हैं। कितनी मीटर है भैया? 1 रेल लेंथ इज इक्वल टू 13 मीटर्स। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली n+x था, इसमें जो n बता रहा था, n इज द नोटेशन फॉर व्हाट? n इज रेल लेंथ, n इज 1 रेल लेंथ, n इज नथिंग बट 1 रेल लेंथ। n क्या डिनोट कर रहा है? एक रेल लेंथ को डिनोट कर रहा है, एंड x इज डिनोटिंग अ पर्टिकुलर नंबर। तो हमें पता चल गया कि भैया n की वैल्यू तो कितनी आ गई? 13, क्योंकि n का मतलब ये 1 रेल लेंथ, ब्रॉड गॉज के लिए पता है 13 होती है, तो n की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दे रखी है कि 19 स्लीपर्स लगाए गए। मैंने अभी बताया स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ स्लीपर प्रत्येक रेल लेंथ में। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक रेल लेंथ है और 19 स्लीपर लगाए गए हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट हमें स्लीपर डेंसिटी गिवन है, SD इज गिवन एज 19 ओनली। तो यहाँ पे हमें पता है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी, n+x इज इक्वल टू व्हाट? 19। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए विच इज 19 - n।
19 माइनस n, तो विच विल बी इक्वल टू 19 माइनस 13, क्योंकि n की वैल्यू 13 है, तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू आ जाएगी 6. तो माई एक्सप्रेशन वॉज n प्लस एक्स विच इज़ नथिंग बट 13 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 19, है ना. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज choice of gauge depends on. Gauge again it is the distance between the inner faces of your rail. ठीक है. इनर फेसेस मैंने बताया था, ये आपकी पर्टिकुलर अगर रेल है, दिस इज़ योर रेल, तो ये इसके इनर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ योर गॉज डिस्टेंस. तो ये आपका डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बोथ. सिंगल पे टिक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे को पता होता है स्पीड, तो वो स्पीडी टिक करके आ जाते हैं. नहीं, वो गलत हो जाएगा. दोनों ऑप्शन में अगर है, बोथ ऑप्शंस आर देयर, तो वही आपका सही आंसर होगा. अगर इनमें से कोई एक ही दे रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर दोनों दे रखे हैं तो ऑप्शन वही रहेगा आंसर में. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेड कंपनसेशन. अच्छा, हमें बेसिकली इस स्टेटमेंट से बनाना है. ग्रेड कंपनसेशन आप लोगों ने हाईवे में भी देखा होगा, उसी तरीके से रेलवे में भी होता है. तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. On broad gauge tracks, 0.08% per degree of curve और 75 by R whichever is minimum should be provided. नहीं, broad gauge के लिए वैल्यू होती है 0.04%. तो ये स्टेटमेंट तो मेरा ऑटोमेटिकली गलत हो गया. नेक्स्ट इज ऑन मीटर गॉज ट्रैक्स 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व और 35 बाई आर विच एवर इज मिनिमम. अगेन मीटर गॉज के लिए ये वैल्यू 0.03% होती है, ना कि 0.02%. 0.02 आपकी नैरो गॉज के लिए होती है. तो ये भी मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत. तो वो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट. तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज अ सीजर क्रॉसओवर कंसिस्ट ऑफ वन डायमंड. अच्छा, जो सीजर क्रॉसओवर होता है ना, उसमें एक डायमंड भी एक तरीके का क्रॉसओवर ही है आपका, जिसमें से मतलब आप अगर इसकी इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. इसमें बेसिकली 4 एक्यूट एंगल रहते हैं और 2 ऑब्ट्यूस एंगल आपको दिखाई देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर सीजर क्रॉसओवर जो है उसमें एक डायमंड क्रॉसओवर होता है और साथ में साथ 4 टर्नआउट्स भी होते हैं. क्या होते हैं? 4 टर्नआउट्स भी हम लोगों को दिखाई देते हैं. किसमें? सीजर के. तो यहाँ पर अगेन तो सीजर क्रॉसओवर में जैसे कि आप लोगों ने देख लिया 4 टर्नआउट्स रहते हैं और बेसिकली डायमंड क्रॉसओवर है इसमें, और क्या है, 7 4 टर्नआउट्स होते हैं. तो डायमंड क्रॉसओवर में बेसिकली आपके 2 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं. तो इसमें 2 एक्यूट और 2 ऑब्ट्यूस एंगल तो है ही है, साथ में 4 टर्नआउट्स भी रहते हैं. तो वो आपका सीजर क्रॉसओवर आपका हो जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम कैन डेफिशिएंसी प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन ब्रॉड गॉज रेलवे फॉर स्पीड लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर इज. अब अगेन कैन डेफिशिएंसी है यहाँ पर. तो जो कैन डेफिशिएंसी रहती है बीजी की ट्रैक के लिए, मतलब ब्रॉड गॉज के लिए आप लोगों को पूछा हुआ है. ठीक है ना. ब्रॉड गॉज के लिए जो आपकी पर्टिकुलर कैन डेफिशिएंसी रहती है वो होती है लगभग 7.6 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 76 mm. ठीक है. कितनी रहेगी डेफिशिएंसी होती है, कितनी होती है? 76 mm की होती है. तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. जबकि 5.1 सेंटीमीटर होती है आपकी मीटर के लिए. दिस इज़ फॉर द मीटर गॉज, दिस इज़ फॉर द ब्रॉड गॉज. ये 3.8 सेंटीमीटर और 38 mm होती है आपकी नैरो गॉज के लिए. किसके लिए होती है? ये नैरो गॉज के लिए होती है. और अगर आपकी स्पीड हो जाती है किसके, अभी लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो जाती है तो उस केस में 10 सेंटीमीटर या फिर 100 mm ये हो जाता है आपका किसका? बीजी के लिए. इफ स्पीड इज लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर तो कैन डेफिशिएंसी 7.6 सेंटीमीटर रहती है ब्रॉड गॉज के लिए. लेकिन अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होती तो उस केस में आंसर आपका 10 होता. तो यहाँ पर तो लेस देन 100 पूछा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो मैंने आपको सब बता दिया. दिस इज फॉर द डेफिशिएंसी फॉर मीटर गॉज, दिस इज फॉर नैरो गॉज एंड दिस इज फॉर द स्पीड ग्रेटर देन 100 किलोमीटर पर आवर फॉर बीजी, दैट मीन्स ब्रॉड गॉज ट्रैक. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A railway yard in which wagons are received, sorted and new trains are formed. It is called, इसको मार्शलिंग यार्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? इसको मार्शलिंग यार्ड बोलते हैं. तो एक ऐसा यार्ड जो कि आपको बड़े बड़े स्टेशंस पे ही दिखेगा, मतलब नॉर्मल स्टेशंस पे या लोकल स्टेशंस पे नहीं होता. ये बड़े बड़े जो स्टेशंस होते हैं वहीं पर दिखाई देगा आपको. यहाँ पर आपकी वैगन्स को रिसीव किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, साथ साथ नई ट्रेन्स भी यहाँ पर बनती हैं. तो ऐसे यार्ड्स को मार्शलिंग यार्ड्स बोला जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. Next is the railway station dealing with only traffic but none for controlling the movement of the trains.
ऐसे स्टेशंस को फ्लैग स्टेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैग स्टेशंस बोला जाता है, जहां पर किसी भी तरीके की आप क्या कर रहे हो, ट्रैफिक का कोई भी कंट्रोल यहाँ पर मतलब सिर्फ ट्रैफिक की डीलिंग हो रही है, ट्रैफिक कंट्रोल से डील करेंगे हम लोग, लेकिन ट्रेन की मूवमेंट का हमारा कोई क्या होगा, कंट्रोल नहीं करेंगे हम उसको, मूवमेंट को कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे, जबकि क्या होता है, सिर्फ ट्रैफिक से डीलिंग यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे स्टेशंस को फ्लैग स्टेशंस आपका बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज इफ अ ट्रेन ऑफ 60 टन हैज टू नेगोशिएट अ 4 डिग्री कर्व, दिस इज डिग्री, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑन अ बीजी ट्रैक, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू कर्वेचर इज। अच्छा, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अब अगेन ट्रेन कितनी टन्स की है, 60 टन की ट्रेन है आपकी और 4 डिग्री, तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है बेटा, कौन सा ट्रैक होगा, ट्रैक इज अगेन बीजी ट्रैक। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था बीजी ट्रैक के लिए जो पीछे रेजिस्टेंस हम लोग देख रहे थे, जो स्टेटमेंट्स दोनों गलत थी, उसमें कितना था, इट इज़ 0.04%। तो फॉर्मूला वही रहता है 0.04% W इंटू डी डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ बीजी ट्रैक। और अगर आपका यही मीटर होता तो 0.03 हो जाता, नैरो गॉज होता तो 0.02 हो जाता, बट फॉर्मूला रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 0.04% ऑफ द वेट ऑफ ट्रेन इनटू डिग्री ऑफ कितना कर्व आ रहा है ना। तो यहाँ पे 0.04 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 0.04% है, इनटू वेट ऑफ ट्रेन इज 60 टन्स, इसको इसी में रहने दो, बाद में केजी में चेंज कर लेना, एंड डिग्री ऑफ कर्व इज अगेन 4 डिग्री। सो जस्ट कैलकुलेट द आंसर, कितना हो जाएगा, देखिए आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ साथ में, देखिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है 0.096, अगेन इट इज इन टन, 0.096, ये टन्स में है। अब अगेन आपको पता होगा एक टन में 1000 किलो होते हैं, कितने होते हैं, 1000 किलो, दिस इज वैल्यू इज इन टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 96 kg। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये यूकेपीएससी एई में भी आया हुआ है, आरआरबी जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आंसर सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ द स्लीपर डेंसिटी इज m+7। अब स्लीपर डेंसिटी मैंने अभी पीछे ही बताया था, स्लीपर डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है n+x, तो यहाँ पे m+7 से बता रखी है कि स्लीपर डेंसिटी मेरी m+7 है। ऑन अ ब्रॉड गॉज रूट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा टोटल लेंथ दे रखी है हमें, टोटल लेंथ जो दे रखी है रेल की, इट इज़ 1.3 किलोमीटर्स और 1300 मीटर्स। ठीक है ना। अब उसने बेसिकली हमसे पूछा है कि स्लीपर डेंसिटी का हमें एक्सप्रेशन दे दिया है और हमें टोटल रेल लेंथ दे रखी है, मतलब सारी रेल्स को जोड़ने के बाद जो टोटल लेंथ आई वो लेंथ उसने हमें प्रोवाइड कर रखी है। सबसे पहले तो हमें कितनी रेल्स हैं ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मुझे गॉज पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है ब्रॉड गॉज के लिए प्रत्येक रेल की जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो थी लगभग 13 मीटर्स के बराबर, जबकि मीटर गॉज के लिए यही वैल्यू लगभग 12 मीटर्स के बराबर हम लोग लेके चलते हैं, है ना। नैरो के लिए कुछ और लेके चलते हैं। तो हम पहले गॉज देख लेते हैं कौन सा दे रखा है। तो ये बेसिकली आपको दे रखा है ब्रॉड गॉज रूट है। रूट कैसा है, ब्रॉड गॉज रूट है। तो अगेन 1 रेल लेंथ फॉर बीजी ट्रैक, बीजी ट्रैक के लिए 1 रेल लेंथ कितनी है, लगभग 13 मीटर के बराबर होती है। अब यहाँ से अच्छा आप एक बात बताओ, आपको टोटल रेल की लेंथ पता है, आपको एक रेल लेंथ पता है, आप नंबर ऑफ रेल्स नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि स्लीपर डेंसिटी तो पर रेल के हिसाब से होती है ना। प्रत्येक रेल में कितने स्लीपर्स लगे हैं वही आपकी स्लीपर डेंसिटी है। तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ रेल्स कितनी है, क्योंकि स्लीपर डेंसिटी के फॉर्मूले में हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ से ये पता चलेगा कि प्रत्येक रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स लगाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स हमें वहाँ पता चलेंगे जब हम नंबर ऑफ रेल्स पता लगा लेंगे। कैसे, हमें एक रेल में पता चल गया, एक रेल में तो हमें अभी भी पता चल जाएगा एक रेल में कितने स्लीपर्स लगे हुए हैं। एक रेल में स्लीपर्स लगे हैं, यहाँ पे निकाल सकते हो आप इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, नंबर ऑफ स्लीपर्स इन 1 रेल इज इक्वल टू n+7। अब आपको पता है ब्रॉड गॉज के लिए n की वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ n ओनली।
तो n की वैल्यू कितनी है 13, 13 प्लस 7 तो 20 आपके स्लीपर्स लगे हैं प्रत्येक रेल लेंथ में। उसने हमसे पूछा है टोटल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 1.3 किलोमीटर्स, यही तो पूछा है उसने हमसे, मतलब उसने हमें टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स पूछे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स पता लगाने के लिए टोटल नंबर ऑफ रेल्स पता होनी बहुत जरूरी है। मुझे टोटल ट्रैक की लेंथ दे रखी है कितनी 1300 मीटर्स, मुझे एक ट्रैक की लेंथ पता है कितनी 13 मीटर, तो नंबर ऑफ रेल्स नहीं निकाल सकती हूँ मैं, नंबर ऑफ रेल्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ वन अपॉन लेंथ ऑफ वन रेल। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ इज 1300, लेंथ ऑफ वन रेल इज 13, तो नंबर ऑफ रेल्स कितनी लगाई गई है 100 रेल्स लगाई गई हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ पे अगेन। अब नंबर ऑफ स्लीपर्स इन वन रेल, एक रेल में नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने हैं 20, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स इन 100 रेल्स, 100 रेल्स में कितने होंगे 20 into 100 हो जाएंगे भैया, विच इज इक्वल टू 2000 स्लीपर्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्नआउट्स इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर गुड्स ट्रेन ऑन इंडियन रेलवे। तो गार्ड बांट लो भैया 8.5, 1 in 8.5 इज यूज फॉर द गुड्स ट्रेन इन इंडिया स्पेसिफिकली। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ अ फिश प्लेट इज टू होल्ड 2 rails together in both horizontal and vertical planes। तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ना उसको वो हॉरिजॉन्टली मूव करने देगी ना वर्टिकली, तो दोनों डायरेक्शन में उसको होल्ड करती है। द रेल सेक्शंस हुज हेड डायमेंशंस आर मोर देन दैट ऑफ देयर फुट। अब देखिए आप जब टाइप्स ऑफ रेल्स देखेंगे ना, आपको बेसिकली अभी तक 3 टाइप्स ऑफ रेल आप लोगों ने यहाँ पे देखी होंगी। एक होती है आपकी डबल हेडेड रेल जो सबसे पहले आई, फिर बुल हेडेड जिसका ऊपर बड़ा था कंपैरेटिवली और नीचे छोटा था, एंड देन फ्लैट हेडेड रेल्स जो कि हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको विग्नॉल्स रेल्स भी आप के नाम से भी जानते हैं। तो वो यही पूछ रहा है वो रेल सेक्शन जिसका हेड डायमेंशंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है उसके फुट से, उसको क्या बोला जाता है, उसको बुल हेडेड रेल्स बोला जाता है। ये अभी भी आप पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में देख सकते हैं। यूजुअल तो फ्लैट हेडेड ही है, लेकिन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में आपको बुल हेडेड कहीं कहीं पे दिखाई दे जाएगी, मतलब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द रेल गॉज इज द डिस्टेंस बिटवीन, अभी बताया था रनिंग फेसेस ऑफ रेल या फिर जो इनर फेसेस ऑफ रेल, तो वो भी आंसर हो सकता था आपका। ठीक है ना, रनिंग फेसेस ऑफ रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही गॉज डिस्टेंस आपका कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड फॉर कोनिंग ऑफ व्हील। आप सभी को पता होगा हम अपने व्हील्स को क्या कहते हैं, कोन कर देते हैं एट अ स्लोप ऑफ 1 in 20, एट अ स्लोप ऑफ 1 in 20, और करस्पॉन्डिंगली स्लीपर्स को भी हम लोग इसी पर्टिकुलर स्लोप पे देखते हैं 1 in 20 के, लेकिन हम उस केस में उसको बोलते हैं एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स। क्या बोलते हैं, एड्जिंग ऑफ स्लीपर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 52 kg रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन, ये भी अगेन गार्ड बांध ली, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ब्रॉड गॉज में यूज होता है। 52 kg जो सेक्शन होता है वो आपका ब्रॉड गॉज में दिखाई देता है आपका, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंगली बताना है ठीक है नहीं है। द डिस्क टाइप शंट सिग्नल इन इंडियन रेलवेज कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क विद रेड बैंड ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम कैरेंट एफिशिएंसी फॉर बीजी ट्रैक इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन 100 km/h इज 10 cm। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये वाला, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी, ए इज रॉन्ग, हाँ ए इज रॉन्ग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। द डिस्क टाइप शंट सिग्नल इन इंडियन रेलवेज कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क विद रेड बैंड ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड। हाँ, ग्रीन बैकग्राउंड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत है जबकि बी आपका सही हो जाता है। सॉरी, थोड़ा मतलब रीडिंग मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द टर्न आउट इज इक्वल टू, सो आपका जो टर्न आउट का रेडियस होता है ये बराबर होता है रेडियस ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द टर्न आउट प्लस गॉज विड्थ बाय 2, प्लस गॉज विड्थ बाय 2। ये अगेन गांड बांध के रख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRB JEE। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन सिंगल लाइन ब्रॉड गॉज ट्रैक द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट इज टेकन एज, इट इज टेकन एज 2:1। कितनी ली जाती है बेटा, 2:1 ली जाती है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ये बनाया भी होगा आपने जब फॉर्मेशन विड्थ और पर्टिकुलर बलास्ट विड्थ देखी होगी, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्शन में आप लोगों ने देखा भी होगा एम्बैंकमेंट का जो स्लोप रहता है वो 2:1 रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ स्पीड ऑन नैरो गॉज। अब देखो नैरो गॉज 0.732 मीटर जिसका गॉज डिस्टेंस रहता है उसको नैरो गॉज बोलते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड विथ ट्रांजिशन कर्व गिवन बाय। अब अगैन ये वाले तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकते, है ना, तो और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मतलब पर्टिकुलरली ब्रॉड गॉज के लिए यूज आपने देखा होगा। तो बचा क्या ये, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो एलिमिनेशन टेक्निक से भी हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ स्लीपर इज टू कन्वर्ट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्लीपर लोड लेता है, नीचे दे देता है, ठीक है ना, एक गॉज डिस्टेंस को मेंटेन रखने का काम कर रहा है, इस तरीके के वो पड़े होंगे, ये लोड के टर्म्स में नहीं पड़ा होगा। तो स्लीपर क्या कर रहा है बेसिकली, जो व्हील्स की वजह से वो पॉइंट लोड आ रहा है ना, वो उसको पर्टिकुलरली किस में कन्वर्ट कर रहा है, यूडीएल में ही तो कन्वर्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको नीचे। तो उसका मतलब क्या कर रहा है, इन शॉर्ट पॉइंट लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर। ये 275 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2750 mm बाय 250 mm बाय 130 mm। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लीड ऑफ क्रॉसिंग इज द डिस्टेंस फ्रॉम। अब लीड ऑफ क्रॉसिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीड ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होता है स्विच के हील से लेकर थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग तक, ठीक है ना। अब आप सभी को पता होगा जो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग होता है ना, उस एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग को हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलरली, अब है तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, पर हम 6 mm थोड़ा बैक में, मतलब वहाँ से कैलकुलेशन पर्पस के लिए या कह लीजिए या समझने की पर्पस से आप उसको देख रहे हो, तो वो आपका एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग अलग है, थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग आपका कंपैरेटिवली क्या होता है, अलग होता है। और इन दोनों के बीच में जो गैप रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, वो 6 mm का गैप आपका दिखाई पड़ता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जो थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है पर्टिकुलरली एक तरीके का इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर आपका ये गॉज फेसेस आकर मिल रहे हैं। यूजुअली कैलकुलेशन के लिए हम लोग ब्लंट फेस लेते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ दी, जो आप देख रहे हो उसका नोक निकला हुआ रहता है, तो वो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग तो है, पर थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग वो इमेजिनरी पॉइंट है जिसको कि हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग वेरियस क्रॉसिंग पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम हील ऑफ द स्विच टू द थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। ये आपको इमेजेस के द्वारा जब हम मतलब क्लास में देखोगे आप, तो इमेजेस के द्वारा पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बेस्ट बेलास्ट कंटेन स्टोन्स वेरिंग इन द साइज फ्रॉम। तो ये आपने देखा होगा, ये रहता है लगभग 2 सेंटीमीटर टू, अब नियरेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है थोड़ा, ठीक है ना, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज़ नॉट 50 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5.0, तो पॉइंट मिसप्लेस हो गया। तो 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट जो बेलास्ट होता है, वो उसमें जो स्टोन्स रहते हैं वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करते हैं, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ द नियरेस्ट ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स फॉर ब्रिज स्लीपर डेंसिटी प्रिस्क्राइब बाय इंडियन रेलवे इज। अब जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है ना, ये पर्टिकुलरली इसको CSI इंडेक्स भी बोलते हैं। ये वुडन स्लीपर्स के लिए आपको अलग दिखेगा, ट्रैक के लिए अलग दिखेगा, ट्रैक स्लीपर्स, क्रॉसिंग स्लीपर्स एंड ब्रिज स्लीपर्स, या ठीक है ना। तो यूजुअली जो वैल्यू देखी गई है, अब ये 3 वैल्यूज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी। वुडन स्लीपर्स तो हम अपने स्टार पॉइंट्स में देखा होगा यूजुअली, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछा गया है। अब ट्रैक स्लीपर्स के लिए इसकी वैल्यू मतलब लगभग 783 के आसपास रहती है, जबकि क्रॉसिंग स्लीपर्स के लिए इट इज़ 1352 एंड जो ब्रिज स्लीपर्स हैं इसकी वैल्यू होती है, वो होती है 1455, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 1455 इज़ द राइट आंसर फॉर CSI या कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो S + 10H/20 इसका फॉर्मूला रहता है, वेयर S इज़ द स्ट्रेंथ एंड H इज़ दी हार्डनेस, तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ट्रैक स्लीपर्स के लिए इसकी वैल्यू रहती है 783, दिस इज़ द वैल्यू फॉर ट्रैक स्लीपर्स, दिस इज़ द वैल्यू फॉर क्रॉसिंग स्लीपर्स एंड दिस इज़ द वैल्यू फॉर ब्रिज स्लीपर्स। उसने यहाँ पे ब्रिज स्लीपर्स के लिए पूछा है, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज वुडन स्लीपर्स, द वाइब्रेशन ऑफ द, अच्छा वुड, इसमें बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि जो मूविंग लोड की वजह से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वुडन स्लीपर्स क्या करते हैं, उन वाइब्रेशंस को बेसिकली क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वुडन स्लीपर्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशंस ऑफ दिस मूविंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट इज विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड गॉजेस। स्टैंडर्ड गॉज की विड्थ कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो स्टैंडर्ड गॉज होता है उसमें बेसिकली जो रनिंग फेजेस के बीच में डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 1.435 सेंटीमीटर्स में, है ना। तो विच इज इक्वल टू 1435 mm। सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। दिस इज 1.676, दिस इज फॉर BG, दिस इज फॉर BG, दिस इज फॉर BG ट्रैक, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड गॉज, ठीक है ना। दिस इज फॉर मीटर गॉज एंड दिस इज फॉर नैरो गॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर 1435 है, मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अपनी अपकमिंग पर्टिकुलर MCQs सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और समझ में भी आए हों। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो या आपको समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। तो हम आपके कमेंट्स को देखकर अपने अगले सेशन में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।